नमस्कार, पैसा बोलता है में फिर से आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, हम आपसे हॉट टेक्स की प्रोग्राम है, वो आपकी सवाल है, विष्णु साहब उनसे पूछेंगे, मैं जवाब हिंदी में दूँगा। Sir, regarding the sovereign gold bond redeeming, the government is asking us to redeem the sovereign gold bond. If I redeem the amount from sovereign gold bond, what should I do? Should I invest in bonds or what should I do? अगर आप सोना के लिए पैसा रखा है, आप सोने में ही रखें उसको। जो भी आपको स्कीम में बॉन्ड मिल रहा है, बॉन्ड की पैसा कैश में मिल रहा है, उसे आप फिर से सोना में ही लगाएँ, क्योंकि आप सोना के बदले वो आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की है। सोना आपके लिए काम आएगा जब आप संकट में हैं। आपातकालीन स्थिति में को सोना चाहिए गिरवी रखने के लिए या बेचने के लिए। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में जो पैसा आपका है, आप वापस उसे सोना में ही डालें। सोना एक यूनिवर्सल करेंसी है। जो दक्षिण में रहते हैं, तमिलनाडु में जैसे मैं, उनको पता है, जो श्रीलंकन रेफ्यूजीज़ आए हैं, 2 तरफ के आए हैं। जो सोना के साथ आए हैं, जो बिना सोना आए हैं, वो 40 साल बैठे हैं रेफ्यूजी कैंप में। जो सोना के साथ आए हैं, वो बड़े-बड़े होटल बना के बैठे हैं। मलेशिया में माइग्रेट कर चुके हैं। मलेशिया में होटल बन गया उनका, वो सेटल डाउन हो चुके हैं। तो सोना से अगर आप माइग्रेट करते हो, तो आपको लाइफ में एक स्टार्ट मिल जाती है। एक आदमी था जो लसाडस नाम का एक फाइनेंस कंपनी शुरू किया, उसका नाम था एंड्रे मेयर। Hmm. उसने एक युद्धवर था, जू था, जो हिटलर के समय से पेरिस से भाग के न्यूयॉर्क आ गया। तो उसने जो सोना था उसके पास, उसने 50 या 100 टूथपेस्ट ट्यूब्स में उस सोना को हाइड करके उन्होंने न्यूयॉर्क पहुंच गया। क्योंकि उसके पास इतना सोना था, वो सोना को बेच के वो सीधा एस्टोरिया, जो सबसे बेस्ट होटल है न्यूयॉर्क में, वहाँ सेटल हो गए एक सूट में। और दूसरे दिन अपना जो कंपनी का ब्रांच था न्यूयॉर्क में, वहाँ जाके बैठ गया। उसके बाद एक बड़ा फाइनेंशियर बन गया, और जिसने ज़ेकलड्रॉफ नाम का एक आदमी को फाइनेंस करके सारी मैनहट्टन की बिल्डिंग्स को उन्होंने फाइनेंस की। सो बात ये सिंपल है, सोना एक यूनिवर्सल करेंसी है। अगर आप इधर भारत में रखें या यूएस में डॉलर्स में कन्वर्ट करें, अच्छा सोना अच्छा ही है। तो हम सोना को ग्राम्स में तौलते हैं, तोला में मेजर करते हैं, तो अमेरिका में औंसेस में मेजर करते हैं। लेकिन सोना का दाम यूनिवर्सल है। दुबई गए जाएँ या न्यूयॉर्क जाएँ या आप मद्रास में रहें या दिल्ली में रहें, सब जगह सोना का एक ही दाम है, और सोने को आप कैश में बदल सकते हैं। Sir, what is happening with the NATCO? A new case is going on with the Roshi and NATCO. So, what is this case all about? Will that be helpful for Indian people and for the investors? सी नाटको ये का काम ये है, एक्सपेंसिव ड्रग जो एमएनसीज़ बेचते हैं, उसको कॉपी कर कर चीप बेचना चाहिए। रॉश के पास स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो स्पाइनल कॉर्ड की मसल्स को अफेक्ट करती है, उसके लिए एक दवा है। उस दवा को अगर एक बार आपने ली, तो वो एक डोज़ का प्राइस है 16 करोड़, 16 करोड़। अगर आप इस वो नहीं चाहते, ईयरली इंजेक्शंस चाहते हैं, डोसेज के अनुसार 22 से लेकर 72 करोड़ होगा। जो हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, Hmm. उन्होंने अपने बच्चे के लिए 16 करोड़ का क्राउड फंडिंग ऑर्गेनाइज कर कर उस इंजेक्शन को डाला। तो रॉश वो इंजेक्शन को 16 करोड़ में बेच रही है, और जो यूजुअल डोसेजेस हैं, वो 22 से लेके 72 करोड़ में बेच रही है। तो अगर आपको इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो उससे चीपर होना चाहिए। भारत में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, सबके पास क्राउड फंडिंग का साधन नहीं है, और सबके पास 22 या 72 लाख देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये क्या होगा कि ट्रीटमेंट ही फेल हो जाएगा। उसी ड्रग को रिफ्सिडान नाम से नैटको फार्मा ने तैयार कर कर रखा है, और उन्होंने बोला है कि एक डोज का 3000 रुपया में वो देंगे। Hmm. दिल्ली हाई कोर्ट ने पेशेंट्स की स्टोरी सुनने के बाद
ये डिसाइड किया कि इसका P&L सेपरेट रखें, लेकिन इस ड्रग को बेचने दें। तो राष्ट्र ने इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील की, डिवीज़न बेंच में, और नैटको को टेम्पररी पास करने के लिए डिवीज़न बेंच ने कही और इस इश्यू को एग्ज़ामिन कर रहे हैं। तो राष्ट्र ने कोर्ट को अंडरटेकिंग किया है, जो 22 से लेकर 72 लाख बेच रहे थे, उसे 10,000 रुपया तक नीचे कम सकते हैं। अगर नैटको ने ये दवा नहीं बनाया, तो 22 से 72 लाख होता। यही नैटको का बिज़नेस मॉडल है, जो एक्सपेंसिव ड्रग है, उसको चीपर अल्टरनेटिव डाल के भारत जैसे देश में डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक वेरी फेमस केस है, नैटको वर्सेस बेयर इंडिया। एक कैंसर ड्रग के लिए नैटको ने केस फाइल किया और ये पेटेंट नैटको के पास वापस आ गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये पेशेंट इंटरेस्ट और पेशेंट हेल्थ के हित में है, तो हम पेटेंट को ब्रेक कर सकते हैं। सो अगर अमेरिका भी 25% की टैरिफ लगाती है और हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स को उधर जाने नहीं देता है, हमारा लॉ को बदल के अच्छी ड्रग्स को चीपली कॉपी करने देना चाहिए, ताकि हमारे लोग को भी बेनिफिट मिल सके। कहाँ 3,000 एक महीने का और कहाँ 72 लाख एक महीने का। ऐसा एथिकल कंपनी में पार्टनर होना हमारे लिए गर्व का चीज़ होना चाहिए और ये एथिकल चीज़ है। Okay, sir, the Star Health Insurance stock has fallen down by 25% in the last 2 months. स्टार में मैं पहले दिन से बोल रहा था, प्राइवेटली बोल रहा था, जब पब्लिकली IRDA ने बोल दिया, तो ये हम भी बोल सकते हैं। IRDA ने ये कहा है कि स्टार लोगों से प्रीमियम लेती है और ठीक-ठाक से पैसा वापस नहीं करती है क्लेम में। ये बोलती है कि ये एग्ज़म्प्टेड है, वो एग्ज़म्प्टेड है, फलाना रीज़न्स बोल के क्लेम को डिसमिस करती है। मैंने आपको अनेक बार बोला है कि आप स्टार को कंसीडर मत कीजिए, फिज़िकली स्टॉक को लिए भी और जो इंश्योरेंस देती है, उसके लिए भी, क्योंकि उनका रेपुटेशन बहुत ढीला है अमाउंट को सेटल करने के लिए। तो अगर आप इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, आपको ये देखना चाहिए उसमें रूम का कोई कैप ना हो। मेरा चॉइस है, मैं बीच जैसा हॉस्पिटल में, ओपन एयर हॉस्पिटल में रहूँगा या ताज कोरोमंडल जैसा हॉस्पिटल में रहूँगा। दोनों को आपको बिना क्वेश्चन पे करना चाहिए। दूसरी चीज़, आईसीयू में भी कैप नहीं चाहिए। स्टार जैसा कंपनी क्या करते हैं, आईसीयू में 5,000 10,000 की कैप लगती है, लेकिन एक अच्छी आईसीयू में भारत में एक दिन के लिए 50 या 60,000 ले जाएंगे, तो उसमें भी कैप नहीं चाहिए। तीसरी बात है, कोपे और एग्जम्पशंस को भी आपको रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लमैटिक है। तो अगर आपने इन 3 फैक्टर्स, एग्जम्पशंस, कोपे और कैप्स को ने एलिमिनेट किए, तो आपको एक अच्छा-सा इंश्योरेंस कंपनी मिलेगा पार्टनर करने के लिए। इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है, हम साल भर हम पैसा देते रहते हैं, 5 साल 10 साल देंगे, उसके बाद उस क्लेम के लिए जाते हैं। अगर उस समय क्लेम नहीं दिया, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान से अपना हेल्थ इंश्योरेंस चुनना पड़ता है। Okay. अभी रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं हाँ या ना में जवाब दूंगा। Okay, sir, fine. I'll ask you rapid fire questions. It is not a buy sell call. It is just a मैं क्या question. करूंगा? Exactly. Amar Raja. इस दाम में मैं इसको शायद कंसीडर करूंगा। थोड़ा एक्सपेंसिव है, पी बाई रेशियो 18 के ऊपर है, लेकिन 20 के कम है, 18. तो हम कंसीडर कर सकते हैं। HDFC Bank. नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है। SBI. पब्लिक सेक्टर बैंक को छोड़ दीजिए, Reliance. बहुत एक्सपेंसिव, TCS. एक्सपेंसिव, L&T. एक्सपेंसिव, Tata Steel. एक्सपेंसिव। ITC. मैं कंसीडर करूंगा इस दाम में भी, And Hindustan Unilever. वेरी एक्सपेंसिव। Mahindra and Mahindra. वैल्यूएशन बाय पार्ट्स देखिए तो ये बहुत चीप है। अगर आपने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लगाया, तो महिंद्रा महिंद्रा कॉस्टली है, लेकिन आपने उन सारी होल्डिंग को वैल्यू की, उसके बाद ट्रैक्टर बिजनेस को वैल्यू करे, तो ये अच्छा कंपनी है। Infosys. बहुत एक्सपेंसिव। Indian Hotels.
एक्सपेंसिव, Britannia, एक्सपेंसिव। Gateway District Parks, जो होगा ही नहीं, मुझे कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं। Hyundai. नो। Okay, sir. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।